हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज साइंस से संबंधित 10 क्वेश्चन। 5 प्रीवियस रहेगा और 5 साल भर के अंदर का करंट अफेयर्स रहेगा। तो आइए देखते हैं। जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, ठीक है, सेट 13 देखेंगे। तो ये क्वेश्चन 2020 का है। कार्बन नैनो ट्यूब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन नैनो ट्यूब से संबंधित यूज के बारे में देखेंगे। अरे इनको मानव शरीर में औषधियों और प्रतिजनों के वाहकों के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो औषधि के वाहक मतलब औषधि को ढोने का काम, प्रतिजनों के वाहकों के रूप में कार्बन नैनो ट्यूब तो किया जा सकता है। अरे इनको मानव शरीर में क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त कोशिकाओं के रूप में बनाया जा सकता है। तो ध्यान देना है कि इसका प्रयोग तो चल रहा है लेकिन अभी पूरी तरह से सफल नहीं हुआ है, तो इसका क्या है, अभी यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, इनका जैव रासायनिक संवेदकों में उपयोग किया जा सकता है, तो हाँ किया जा सकता है। कार्बन नैनो ट्यूब जैव निम्नकरणीय होती है, मतलब बायोडिग्रेडेबल होती है, तो होती है। यहाँ पे 1, 3 और 4 सही है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या है, सही है। क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। रैन को मानव शरीर में औषधियों और प्रतिजनों के वाहकों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। कार्बन नैनो ट्यूब को दवा वितरण के लिए एक आवश्यक मंच के रूप में खोजा गया है, क्योंकि वे कोशिकाओं में प्रवेश कर सकते हैं और दवा अणुओं को लक्षित स्थान तक पहुंचा सकते हैं। रैन के मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त कोशिका के रूप में बनाया जा सकता है। कथन गलत है। कार्बन नैनो ट्यूब में रक्त कोशिकाओं की तरह व्यवहार करने की क्षमता तो होती है, लेकिन इस तकनीक का उपयोग करने के लिए अभी भी अनुसंधान चल रहा है। तीसरा है कि इनका जैव रासायनिक संवेदकों में उपयोग किया जा सकता है। तो कार्बन नैनो ट्यूब अपने छोटे आकार, उच्च सतह क्षेत्र और उत्कृष्ट विद्युत चालकता के कारण जैव रासायनिक संवेदकों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। चौथा है कार्बन नैनो ट्यूब जैव निम्नीकरणीय होती है, तो होता है अनबायोडिग्रेडेबल होता है। पर कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि कुछ परिस्थितियों में कार्बन नैनो ट्यूब कुछ सूक्ष्मजीवों द्वारा जैव निम्नीकरणीय हो सकते हैं। निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। खेत में फसल विपरीतनाश से छिड़कना हो। ठीक है, अगर सक्रिय ज्वालामुखी के मुखों का निरीक्षण करना हो, डीएनए विश्लेषण के लिए उत्क्षेपण करते हुए भेलो, ठीक है, के श्वास के नमूने एकत्र करना हो। ठीक है, तो आगे है कि उपयुक्त गतिविधि में किसे ड्रोन के प्रयोग से सफलतापूर्वक किया जा सकता है। ये तीनों काम क्या है, ड्रोन से किया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कथन क्या है, सही है। खेत में फसल पिड़कनाश के छिड़कना हो, सक्रिय ज्वालामुखी की बात कर रहा है, तो ये तो थोड़ा सा होता है कि ड्रोन को नुकसान पहुंचा सकता है, बट किया जा सकता है। ड्रोन ज्वालामुखियों के मुखों के पास जाकर उच्च रिजोल्यूशन वाली वीडियो और चित्र कैप्चर कर सकते हैं, जो वैज्ञानिकों की ज्वालामुखी लक्षित रूप से समझने में मदद करते हैं। ड्रोन तापमान, गैस उत्सर्जन और अन्य महत्वपूर्ण डेटा भी एकत्र कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ गया, डीएनए विश्लेषण के लिए उत्क्षेपण करते हुए व्हेलों के श्वास के नमूने पर एकत्र करना। ड्रोन को विशेष उपकरणों से लैस किया जा सकता है, जो व्हेल के श्वास के या वैज्ञानिकों के व्हेल के स्वास्थ्य, आहार और आनुवंशिक का अध्ययन करने में मदद कर सकता है। करिया प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम में लाया जाएगा। तो ये क्वेश्चन 2020 का है। करिया प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम में लाया जाएगा जो एक संभावित त्रिभुज के आकृति में पड़ेंगे। तो अंतरिक्ष यान को इस प्रकार से उड़ाया जाएगा कि वो एक समबाहु त्रिभुज के डायरेक्शन में जाएंगे। कह रहा है कि उसकी भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है और यानों के बीच लेजर चमक रही होगी। कथित प्रयोग किससे संदर्भित है, तो 2020 में ऐसा घटना किया गया होगा, तो यह इवॉल्व्ड लेजा, ऑप्शन डी।
तर अंतरिक्ष यान विन्यास इवॉल्व्ड लीजा में 3 अंतरिक्ष यान शामिल होंगे जो एक समूह त्रिभुज के आकार में उड़ान भरेंगे। त्रिकोण का आकार वर्णित अनुसार प्रत्येक भुजा लगभग 1 मिलियन किलोमीटर लंबी होगी। लेजर चमक अंतरिक्ष यान के बीच लेजर चमक रहेगी जो गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए आवश्यक सटीक दूरी माप प्रदान करेगी। तो ये सब उस वक्त का है। एक करंट अफेयर हमेशा के लिए तो होगा नहीं, लेकिन क्वेश्चन कैसा है वो देख सकते हैं। तो वायेजर 2 एक सिंगल अंतरिक्ष यान है जिसका उद्देश्य बाहरी ग्रह का पता लगाना है, ना कि गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए एक त्रिभुज के आकार में उड़ान भरना। न्यू होराइजन्स भी एक सिंगल अंतरिक्ष यान है जिसे प्लूटो और क्यूपर बेल्ट वस्तुओं का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया था। लीजा पाथफाइंडर एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन था जिसका उद्देश्य इवॉल्व लीजा के लिए आवश्यक कुछ तकनीकों का परीक्षण करना था, लेकिन यह त्रिभुज के आकार में उड़ान भरने वाले 3 अंतरिक्ष यान वाला प्रयोग नहीं था, इसीलिए इवॉल्व लीजा इसका सही आंसर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भावी माता पिता के अंडीय शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में अनुवांशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो क्या बोल रहा है? भावी मतलब होने वाले माता पिता के अंडीय शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में अनुवांशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं, तो किए जा सकते हैं। व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है, तो वहां भी एडिटिंग की बात कर रहा है, तो किया जा सकता है। मानव प्रेरित बहुसक्त स्टेम क्या पढ़ सकते हैं? प्लूरिपोटेंट स्टेम कोशिकाओं को एक शुक्र के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है, तो हाँ किया जा सकता है। यहाँ पे क्या होगा? 2 कथन सही होगा, केवल तो तीनों सही होगा। क्या जा सकता है? ये गलत नहीं, किया जा सकता है तो हमने बोला है, ठीक है, ये भी किया जा सकता है। आगे देखते हैं। भारत में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन के उपयोग का क्या महत्व है? यह वैक्सीन न्यूमोनिया और साथ ही तनिक शोथ, जिसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं तनिक शोथ को, और सेप्सिस के विरुद्ध प्रभावी है, तो ये कथन सही है। यह उन प्रतिजैविकों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औसत प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। ये कथन भी क्या है? न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन के बारे में सही है। इन वैक्सीन के कोई गौण प्रभाव नहीं है और नहीं ये वैक्सीन कोई प्रत्युर्जता संबंधी अभिक्रियाएं करती है। तो ध्यान देना है, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है एलर्जिक रिएक्शन, तो ऐसा कोई भी वैक्सीन नहीं होता है जिसका साइड इफेक्ट ना हो, एलर्जिक रिएक्शंस ना हो, तो ये कथन क्या है? गलत है। ऐसा कथन जब भी आए तो गलत ही माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ वैक्सीन का साइड इफेक्ट भी होता है और एलर्जिक रिएक्शंस भी होते हैं, ठीक है। इस कारण से केवल 1 और 2 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो अब ये 5 क्वेश्चन हम जो देखेंगे और शनिवार को जो हमारा आर्टिकल साइंस से रहता है उससे संबंधित है, तो इसका सिर्फ आंसर देखेंगे, डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो एमआरआई मशीनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एमआरआई मशीनें शरीर की विस्तृत छवियां बनाने के लिए प्रबल चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का उपयोग करती है। ये कथन क्या है? सही है। एमआरआई मशीनों का उपयोग केवल मस्तिष्क का चित्र लेने के लिए किया जा सकता है, तो ये तो सरासर गलत है। सिर्फ मस्तिष्क का चित्र ही एमआरआई मशीन के द्वारा नहीं लिया जाता, पूरे शरीर का जहां भी जरूरत पड़ता हो। एमआरआई मशीनें विभिन्न प्रकार के ऊतकों में अंतर कर सकती है, तो ये कथन सही है। यहाँ पे केवल 2 युग्म क्या होगा? सही होगा। एशियाई और अफ्रीकी हाथियों के बीच निम्नलिखित असमानताओं पर विचार कीजिए। अफ्रीकी हाथी औसतन एशियाई हाथियों से बड़े होते हैं। एशियाई और अफ्रीकी दोनों हाथियों के कान का आकार एक जैसा होता है, तो सबसे पहला कथन तो सही है कि अफ्रीकी हाथी औसतन एशियाई हाथियों से बड़े होते हैं। एशियाई और अफ्रीकी दोनों हाथियों के कान बड़े होते हैं। जहां तक ध्यान में देना है कि हमने पढ़ा था कि अफ्रीकी हाथियों का जो कान है अफ्रीका महाद्वीप के जो मानचित्र होता है उसी के आकार का है, और एशियाई हाथी के कान से बड़े होते हैं, दोनों समान नहीं होता, तो दूसरा तो ऐसा ही गलत हो गया, ठीक है। आगे कि एशियाई हाथियों में आमतौर पर 2 से अधिक दांत जैसे दांत होते हैं, जबकि अफ्रीकी हाथियों में केवल 2 दांत होते हैं।
तो अधिक धातु की बात किया जाए तो वह अफ्रीकी हाथियों में होता है, न कि एशियाई हाथी में। इस कारण से ये भी गलत हो, केवल एक सही होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रिसोटैप मिशन के उद्देश्य और दृष्टिकोण का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो यहाँ पे रिसो से याद रखना है रेनोसिरस से। तो रिसोटेप मिशन का उद्देश्य गेंडों के संरक्षण और अध्ययन के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मीथेन मीथेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मीथेन गर्म करने में 80 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। तो ये हमने पढ़ा था। और नाइट्रस ऑक्साइड शायद 273 गुना अधिक होता है। गाय और भेड़ जैसे जुगाली करने वाले जानवर इस मीथेन को मुख्य रूप से डकार के माध्यम से छोड़ते हैं। तो ये भी सही होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि लाल समुद्री शैवाल गायों में मीथेन उत्पादन में भारी कटौती करता है। लाल समुद्री शैवाल को यदि सप्लीमेंट के रूप में गायों को घास ये सब के साथ मिला के दिया जाता है तो गाय ये सब, या फिर बोल सकते हैं रूमिनेंट्स जितने भी होते हैं, गाय भैंस बकरी ये सब जो भी हैं, रूमिनेंट्स जो भी होते हैं, वो कम मीथेन का उत्सर्जन करते हैं। तो यहाँ पे तीनों क्वेश्चन क्या होगा? सही होगा, तीनों कथन सही होगा। फिर है सेंटियागो। अच्छा, सब कर दिए। सेंटियागो नेटवर्क ऑन लॉस एंड डैमेज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? SNLD की स्थापना जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क विषय के तहत की गई थी। SNLD का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो पहला तो सही है, दूसरा क्या है? गलत है। हमने पढ़ाया था कि ये टेक्नोलॉजी ये सबसे मदद तो कर देता है लेकिन सीधे वित्तीय सहायता नहीं प्रदान करता है। SNLD वर्षा इंटरनेशनल मैग्नीज और लॉस एंड डैमेज फंड के साथ मिलकर काम करता है। तो ये कथन सही है। यहाँ पे 1 और 3 सही होना चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए आज हमने 10 देख लिया, 5 प्रीवियस देखा। तो कल मिलते हैं साइंस के आर्टिकल के साथ। आप इस क्लास को जरूर देखिए ताकि ये क्यूज आप अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रहते हैं, मिलते हैं कल।